को प्यार भरा नमस्कार। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बहुत बुरा भी कर जाती हैं, लेकिन उनके साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें दे भी जाती हैं। जैसे अगर मैं कोरोना की बात करूं, तो जब कोरोना आया उसने बहुत कुछ छीना हमसे, लेकिन बहुत कुछ उसी वजह से हमने प्राप्त भी किया। अगर मैं बात करूं, जैसे पहले हम लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं थे कि हीलिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है, रेकी, प्राणिक एनर्जी हीलिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है। बट क्योंकि उसकी वजह से वाईफाई, इंटरनेट, गैजेट्स, मोबाइल का उपयोग और जो भी हमारे जीवन में चीज़ें ऐड हुई है, योग हुई हैं, उनसे बहुत अच्छे बेनिफिट्स हुए हैं और हम बहुत कुछ जान भी पाए हैं। जो ट्रेनिंग्स के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, बहुत सारा पैसा, टाइम खर्च करके और अपनों से दूर जाना पड़ता था, और बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में कर ही नहीं पाते थे। उसका कारण ये होता था कि पैसा, समय और बहुत कुछ चीज़ें लगा करती थी। अब जब कोरोना आया और हमने मोबाइल का उपयोग करना शुरू हुआ और हमने लोगों की रील्स और वीडियो देखने शुरू किए, तब हमें इन चीज़ों के बारे में पता चला और मुझे भी तभी से पता लगा था, और तभी से मैं इसके बेनिफिट्स देखकर कि हाँ, हीलिंग के इतने बेनिफिट्स होते हैं, तभी मैं इसमें जो है वो जुड़ी हूँ, इस प्रैक्टिस में जुड़ी हूँ। आज मैं ये सबसे कहना चाहूँगी कि अब जब हमारे पास ये सुविधा है, तो हमें अपने परिवार की लोगों की महीने में 1 या 2 बार या 3 बार हीलिंग कराते रहना चाहिए। कारण क्या है कि रोग अंदर ही अंदर बढ़ते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। जो हमारा हीलिंग का प्रोसेस होता है, उसमें चक्र को बैलेंस किया जाता है, ऑरा को क्लिंच किया जाता है, स्ट्रेंथन किया जाता है और बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर हमें शुरू से ये चीज़ें पता हो और हम इन चीज़ों पे काम कर पाएँ, तो जो बीमारियां आज मल्टीप्लाई होके 100-200 गुना हो जाती है, उनका परसेंटेज बहुत बहुत हद तक कम रहेगा, जिससे हमें दवाइयों का उपयोग भी कम करना पड़ेगा। तो हीलिंग्स को हमेशा ट्राई करते रहे, अपने अपने हीलर्स रखिए। जो पहले घुटनों की समस्याएं काफ़ी एज फैक्टर के साथ देखने में आती थी, लेकिन आज देखने में आया है कि एक 15-16 साल के बच्चों को भी नीज की प्रॉब्लम हो रही है। वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे घुटनों में भी दर्द होता है। तो मैं उन बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि मैं हीलिंग बताने वाली हूँ कि हम घुटनों की हीलिंग कैसे करते हैं, कहना चाहूँगी कि बहुत सारे रीजंस होते हैं। यानी जो डॉक्टर्स लोग हमें बीमारियों के नाम बताते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इंजरी हो गई है, या ओल्ड एज के कारण चीज़ें हैं, या और भी वजह है घुटनों के कारण के। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ही हमें पता लगे कि हमारे इन जगह पर प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं हीलिंग लेना शुरू कर दे, ताकि इन बीमारियों को हम और आगे ना बढ़ाएं। बस कोई भी हीलिंग आती है, जैसे मान लीजिए नी की ही हीलिंग आई है, यहाँ नी की बात करते हैं, तो सबसे पहले उस एरिया को स्कैन किया जाता है, स्पेशली लोकल लेवल पर चक्रों को सबको स्कैन किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि ये परेशानी जो है वो किस कारण से है। उसके बाद जब स्कैनिंग कर लेते हैं, पता लग जाता है कि किस जगह पर ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब उसकी हीलिंग की जाती है। हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस अफेक्टेड पार्ट की क्लिनजिंग बहुत अच्छी तरह से की जाए। सबसे पहले चक्रा तो हमें बैलेंस करने ही होते हैं, वो तो पूछने वाली बात ही नहीं है। लेकिन जब हड्डियों की बीमारी होती है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है, सबसे ज़्यादा हीलिंग पे जो ध्यान दिया जाता है, वो दिया जाता है रूट चक्र पे। क्योंकि रूट चक्र हमारा पूरे स्केलेटन सिस्टम के लिए, पूरे बोन्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो होता है, स्पाइन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो रूट चक्र पे विशेष तौर पे काम करते हुए, सारे चक्र को बैलेंस करते हुए हम जो है अफेक्टेड पार्ट की क्लिंजिंग करते हैं। तो जो कोई सा भी लेवल की हीलिंग हो, जो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग उसको क्या कहते हैं, जो डर्टी डिजीज एनर्जी होती है उसको निकाल करके, और जो हमने बाजू में अग्निकुंड बनाया है या पानी से भरा हुआ कटोरा रखा है जिसमें सेंधा नमक डला होता है, उसमें हम डिस्पोज करते जाते हैं। उसमें हम क्या कहना चाहिए, उसमें डालते चले जाते हैं, फ्लिक फ्लिक करते चले जाते हैं। यानी क्लिंजिंग का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जितनी ज़्यादा अच्छी क्लिंजिंग हम अफेक्टेड पार्ट्स की कर लेंगे, हीलिंग हमें उतना ही बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देगी। तो जब तक हमारे हाथ हमें हल्के ना होने महसूस शुरू हो जाए और हमें लगे कि हाँ, बहुत अच्छे से क्लिंच
कर चुके हैं, उसी के बाद हम आगे के प्रोसेस को फील करना शुरू करें। रेकी का लेवल 1 है तो और तरह से हीलिंग करेंगे, रेकी देंगे। और अगर हमारे लेवल आगे तक है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, तो उसके हिसाब से हम सिंबल्स का यूज करेंगे। आगे की वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स का वो लोग प्रयोग करें जो लेवल 1 से ऊपर है। क्लिंजिंग के बाद का वीडियो है। अगर हम रेकी लेवल 1 में है तो हम उस वक्त हम जो हमारा नी है या किसी और का नी है उस पर हाथ रख के, रेकी का प्रोटोकॉल तो हमने पूरा कर ही रखा है ना, रेकी कॉल कर रखी है, अफर्मेशंस सेफ्टी के कर रखे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद हम उस अफेक्टेड पार्ट पर हाथ रख के और रेकी को फ्लो कराने दें, और रेकी तब तक फ्लो करें जब तक हमारे हाथ हल्के ना हो जाए। क्योंकि जब हम रेकी को फ्लो कराते हैं या रेकी को देते हैं तो स्वयं हाथ ही बता देते हैं कि रेकी हमारी कब तक हमें देनी चाहिए। एक समय आता है जब हाथ ही बता देते हैं कि हाँ रेकी फ्लो होनी बंद हो गई है। तो ये उस प्रश्न का जवाब भी है कि हम रेकी कब तक दें। रेकी स्वयं बता देती है कि हाँ अब इतना ही फ्लो करना था, अब आप अपना हाथ हटा सकते हैं और रेकी को क्लोज कर सकते हैं। तो तब तक रेकी को फ्लो होने दें जब तक हमारे हाथ हमको ये बताएं ना कि हाँ भाई रेकी फ्लो हो गई है। अब बात आती है कि सिंबल कब डालने होते हैं। जो रेकी लेवल 1 से ऊपर है उन लोगों के पास सिंबल होते हैं। तो अगर उसुई रेकी की बात करूं तो होंशा शोनेन, सेहकी और चोकुरे, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और जिन लोगों ने करुणा रेकी का अटेनमेंट ले सकता है वो उसमें हालू, जोनार और रामा सिंबल डाल सकते हैं। मेरा अनुभव कहता है जब हम जोनार डालें तो उसके साथ हालू को जरूर डालें, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और क्योंकि रूट चक्र की बात है तो रामा सिंबल डालना ना भूलें, क्योंकि रामा सिंबल ग्राउंडिंग को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। हालू सिंबल डीप क्लींजिंग करता है, डीप हीलिंग करता है। और जो जोनार है वो ओल्ड इमोशनल पैटर्न को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि नी के जो पेन है, अगर हम उसको डीप डाउन स्टडी में इमोशनल लेवल पे जाएंगे तो ऐसे लोग ज्यादातर बहुत जिद्दी होते हैं, चेंज को एक्सेप्ट करने वाले नहीं होते हैं और चीजों को अपने मन में रखे होते हैं। और भी बहुत सारे रीजन, ऐसे बहुत सारे इमोशनल लेवल पर भी रीजन है जो नी पेन को बढ़ावा देते हैं, बाकी सब रीजन के साथ। सारे लोगों का ये कहना है जब तक हीलिंग कराते हैं तब तक ठीक रहते हैं, और जब तक हीलिंग नहीं कराते हैं दर्द फिर से वापस आ जाता है। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, हम ब्रश भी रोज करते हैं, है ना, स्नान भी रोज करते हैं, खाना भी रोज खाते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं अगर उनकी जरूरत है, उनमें गंदगी होती है तो वो हमको सुधार कार्य उसमें करना ही होता है ना। रही बात रोज रोज कराने की, शुरुआत में अगर हमारे को डीप रूटेड प्रॉब्लम्स है तो काफ़ी फ्रीक्वेंट हीलिंग लेनी पड़ती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका जो स्पान है वो कम होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके जब समय आता है बहुत क्रॉनिक डिजीज में वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। हम एक सलाह ये भी देते हैं कि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है ना, तो आप स्वयं भी सीख कर स्वयं को हील कर सकते हैं। बात आती है कि लोग कहते हैं कि आप बहुत आध्यात्मिक हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर आप पैसा क्यों मांगते हैं हीलिंग का ना। तो मैं उसके लिए सपोर्ट में ये कहना चाहूंगी, पैसा कभी हीलिंग का नहीं होता है। हीलिंग बहुत प्रीशियस है, बहुत, उसका तो कोई मोल कभी हो ही नहीं सकता, अनमोल है। लेकिन जो भी समय हम जिस कार्य के लिए देते हैं ये उसका जो है वो प्रयोग होता है, इसलिए उसको हम एनर्जी ट्रांसफर शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि एनर्जी ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कभी भी कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो वो उसका एनर्जी ट्रांसफर किसी ना किसी रूप में जरूर चाहता है। आप ही बताइए, हम घर में भी एक दूसरे को लिए एक दूसरे के लिए जो भी चीजें करते हैं किसी न किसी रूप में हेल्प करते हैं। लेकिन हम हीलर्स लोग यहाँ तक करते हैं जब हम अपने आपस में हीलिंग करते हैं तो छोटा छोटा जरूर एक दूसरे से लेन देन रखते हैं, क्योंकि हम है तो सोल ही ना। वो ठीक है कि हम आपस में परिवार है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सोल हैं, है ना, कनेक्टेड भी है और कनेक्टेड नहीं भी है। तो इसलिए ध्यान रखें कि हीलिंग करते वक्त एनर्जी ट्रांसफर का हमेशा ध्यान रखें। आती है कि कहना यह है कि जो हीलिंग है
वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाती है, दर्द वापस से आ जाता है और समस्या वैसे ही की वैसे आने लगती है। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम किसी की हीलिंग करें, हीलिंग कंप्लीट हो जाए, एफर्मेशन सारी चीजें जब पूरा प्रोटोकॉल शुरू से लेकर आखिर तक खत्म हो जाए, तो उसके बाद उस जगह की एनर्जी को हम सील जरूर करें। अगर लेवल 1 के हैं हम, तो एफर्मेशन से कर सकते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। और अगर हमारे पास सिंबल है ना, तो जैसे मैं सील करती हूँ चोकरे सिंबल से, तो आप भी सिंबल से सील कर सकते हैं, या जो आपके रेकी टीचर ने आपको जिस विधि से बताया है उसको हमें सील जरूर कर देना चाहिए, ताकि एनर्जी जो है वो लीक ना हो वहां से। और एक चीज का और ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों की समय समय पर हीलिंग जरूर कराते रहें। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन राधे राधे।